मैं हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज मैं आपके साथ रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा करने वाली हूँ। इसमें दो शब्द हैं, रीतिकाल और नामकरण। रीतिकाल के नामकरण की ओर आने से पहले हमें रीतिकाल और नामकरण इन दो शब्दों के बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड है, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक माना है। यह कालखंड विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर चला है, अर्थात इस कालखंड में, इस 200 वर्षों के कालखंड में विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर काव्य लिखा गया है। इन प्रवृत्तियों के अंतर्गत श्रृंगारिकता आती है, अलंकारिकता आती है, लक्षण ग्रंथों से युक्त काव्य आता है, दरबारी संस्कृति का चित्रण है, साथ ही साथ वीर रसपूर्ण चित्रण भी इस काव्य में हमें मिलता है। अतः विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर यह कालखंड चला है, इसीलिए रीतिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न मतभेद हमें दिखाई देते हैं। नामकरण, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के जीवन में भी यह पहली विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत भी मनुष्य के नामकरण में भी हमें भिन्न मतभेद दिखाई देते हैं। माँ और बाबा अलग नाम सोचते हैं, फूफा बुआ अलग नाम सोचती है। इसीलिए जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में नामकरण में विभिन्न मतभिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार साहित्य के अंतर्गत भी हमें नामकरण में भिन्न मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन यह नामकरण साहित्य में किस प्रकार दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है। वह इस प्रकार, साहित्य का नामकरण करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहली बात है रचनाओं की बहुलता, अर्थात उस कालखंड में कौन सी रचनाओं की अधिकता या बहुलता अधिक है, यह देखकर उसका नामकरण किया जाता है। दूसरा मुद्दा है साहित्यकारों में प्रमुख तत्कालीन कर्ता, अर्थात उस कालखंड का प्रवर्तन किस रचयिता ने या किस लेखक ने या कवि ने किया है, उस कर्ता के आधार पर भी उस साहित्य का नामकरण किया जाता है। तीसरा मुद्दा है विषय वस्तु, उस कालखंड में जो काव्य लिखा गया है उसमें कौन सा विषय लेकर लेखन किया गया है, वह विषय भी महत्वपूर्ण होता है और विषय को लेकर भी साहित्य का नामकरण किया जाता है। चौथा मुद्दा है साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति, विभिन्न विषयों को लेकर साहित्य लिखा जाता है, फिर भी उसमें से जो प्रमुख है, जो मुख्य है, उस प्रवृत्ति को लेकर भी उस साहित्य का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार साहित्य का नामकरण करने के लिए विभिन्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें रचनाओं की बहुलता है, साहित्यकारों में प्रमुख तत्कालीन कर्ता है, विषय वस्तु है, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, ये देखकर उस साहित्य का नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार रीतिकाल को जो नामकरण दिया है, वह नामकरण तथा उसके नामकरण के बारे में जो मतभेद है वो विभिन्न है। वह किस प्रकार है? सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रीतिकाल को किस कवि ने या किस लेखक ने, विद्वान ने कौन सा नाम दिया है, बाद में वो नाम क्यों दिया है और किस लिए दिया है, इसका हम विवेचन करेंगे। देख लीजिए, ये रीतिकाल का नामकरण है। लगभग 8 विद्वान हैं, उन्होंने रीतिकाल का नामकरण करने का प्रयास किया है। इसमें पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने रीतिकाल का नाम किया है रीतिकाव्य कलाकाल। दूसरे हैं मिश्रबंधु विनोद, उन्होंने रीतिकाल का नामकरण पूर्वालंकृत काल या उत्तरालंकृत काल ऐसा किया है। तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने रीतिकाल का नामकरण उत्तर मध्य काल और रीतिकाल ऐसा किया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, उन्होंने काव्य कला काल ऐसा नाम किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीति श्रृंगार काल ऐसा नाम किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल ऐसा नाम किया है। त्रिलोचन ने अंधकार ऐसा नामकरण किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा इस प्रकार उसे नाम दिया है। तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने इसे भौतिकवादी साहित्य इस प्रकार नाम दिया है। इस प्रकार रीतिकाल के नामकरण के बारे में हमें विभिन्न मतभेद दिखाई देते हैं। वह किस प्रकार, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। या
इन विद्वानों ने ये नाम क्यों दिया है, इसका उन्होंने कारण दिया है, ये हम इस प्रकार आगे देखेंगे। पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने रीति काव्य या कलाकार ऐसा नाम किया है। उन्होंने यह नाम क्यों दिया है, इसका विवेचन दिया है। उनका एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में उन्होंने इस प्रकार विवेचन दिया है कि रीतिकाल की जो कविता है उसको उन्होंने अपने ग्रंथ में द आर्ट्स ऑफ पोएटिका इस प्रकार कहा है। और द आर्ट्स ऑफ पोएटिका का अर्थ है काव्य कला, इसलिए उन्होंने काव्य कला नाम दिया है। और उनका कहना है कि अब उन्होंने स्पष्ट रूप में अपने इतिहास में कहा है कि यह संकेत दिया है कि 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर पूरी 17वीं शताब्दी की रचनाएं काव्य कला से परिपूर्ण है, यानी उसमें कलाएं हैं, इसीलिए इसे हम काव्य कला काल नाम दे तो अच्छा होगा, ऐसा इनका कहना है। दूसरे विद्वान आते हैं मिश्र बंधु विनोद। उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल इस प्रकार कहा है। इसका कारण वह देते हैं, इस काल की कविताओं में अलंकरण की प्रवृत्ति की अधिकता है, इसीलिए उसे अलंकृत काल कहना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। और इस पर इस प्रकार आक्षेप हमें मिलता है कि केवल इस कालखंड में हमें अलंकरण की प्रवृत्ति नहीं मिलती। अभी हमने आपको कहा था कि इस कालखंड में विभिन्न प्रवृत्तियां मिलती है, श्रृंगारिकता है, अलंकारिकता है, वीर रसात्मक चित्रण है। इसीलिए केवल अलंकरण की प्रवृत्तियों को देखकर अगर हम यह नामकरण करते हैं तो यह नाम एकांगी जान पड़ता है। इसी कारण इस नामकरण पर अनेक विद्वानों ने आक्षेप लिए हैं। आक्षेप इस प्रकार है कि यह नाम मान्य नहीं हो सका, कारण अगर यह नाम देते हैं तो काव्य के अन्य अंगों का जो निरूपण हुआ है उसे हम काव्य से निकाल देते हैं, इसीलिए यह नामकरण मान्य नहीं हो सका। अगले विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को काव्य कला काल यह नाम क्यों दिया है, इसका आधार भी बताते हैं। इनका कहना है कि इस काल के काव्य के कलात्मक रूप को देखकर उन्होंने यह नामकरण दिया है। अर्थात उनका कहना है कि यह कलात्मक जो रूप है, इसका अर्थ यह है कि काव्य के चमत्कृत और चातुर्यपूर्ण गुणों को ध्यान में रखकर काव्य की रचनाएं की गई है। कलात्मक का अर्थ क्या है, काव्य के चमत्कृत और चातुर्यपूर्ण गुण उसे ध्यान में रखकर काव्य की रचना की है। साथ ही कला के नियमों से संबंध रखने वाले रीति तथा लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, इसीलिए ये क्या है, कला है। इसी कारण इसे कलाकाल कहना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। परंतु इस पर भी आक्षेप हुए हैं। आक्षेप इस प्रकार है, यह नामकरण केवल काव्य के बाह्य गुणों पर प्रकाश डालता है, इसीलिए उसके आंतरिक पक्ष की उपेक्षा होती है। इसी कारण यह नामकरण मान्य नहीं हो सका। अगले विद्वान आते हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और एक काल क्यों कहा है, इसका भी उन्होंने कारण दिया है। वह कहते हैं, इस युग की श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में है, इसीलिए उन्होंने यह नामकरण किया है। इनका कहना है कि इस कालखंड में जो काव्य लिखा गया है, उस काव्य में श्रृंगार रस परिपूर्ण रूप में आया है, यह श्रृंगार की प्रवृत्ति बहुलता के रूप में आई है, इसीलिए इसे यह नामकरण उन्होंने दिया है। इस पर भी आक्षेप है। आक्षेप इस प्रकार है, इस काल की कविता में केवल श्रृंगार की ही नहीं तो अन्य प्रवृत्तियां भी प्रस्तुत हुई है, जैसे अलंकरण, लक्षण, प्रकृति आदि। इसीलिए एक प्रवृत्ति को लेकर नामकरण करना ठीक नहीं है, इसीलिए ये नाम भी मान्य नहीं हो सका। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहने का प्रयास किया है, अगर रीतिकाल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहता है तो वह कह सकता है। इसीलिए यह नाम कुछ हद तक सही जान पड़ता है, ये कुछ हद तक उसे स्वीकार भी किया गया है। अगले विद्वान है भगीरथ मिश्र। उन्होंने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है।
यह कहने का उन्होंने कारण भी दिया है। वह कारण इस प्रकार है, वे मानते हैं कि श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख विशेषता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। अतः इस रीति को बद्ध होकर सभी काव्य करते हैं, इसीलिए इसे रीति श्रृंगार काल कहना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इनका अर्थात श्रृंगार को लेकर, श्रृंगारिकता को लेकर चित्रण करना एक रीति है। यह रीति सभी ने स्वीकार की है, सभी ने इसी के अनुसार चित्रण किया है, इसीलिए इसे रीति श्रृंगार काल ऐसे इन्होंने नाम किया है। फिर भी इस पर आक्षेप है, परंतु इस काल के कवि केवल रीतिबद्ध नहीं है तो रीति मुक्त भी है। अर्थात केवल रीति के नियमों पर आधारित काव्य लिखने वाले कवि ही इस कालखंड में नहीं है, तो रीति के नियमों को छोड़कर रीति मुक्त होकर भी काव्य लिखने वाले कवि इस कालखंड में हुए हैं, इसलिए इसे केवल रीति श्रृंगार काल कहना ठीक नहीं है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने थोड़ा अलग नाम लेने का प्रयास किया है, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, और उन्होंने अपना मत भी यहाँ व्यक्त किया है। वह कहते हैं, वस्तुतः इन कवियों ने रीति या काव्य रीति का प्रतिपादन कम किया है। जैसे ने ऊपर कहा, रीति यानी विशिष्ट काव्य रचना की पद्धति, यह प्रतिपादन इन कवियों ने कम किया है, ऐसे इनका कहना है। इनका कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय तत्वों का उपयोग अपनी विषय वस्तु के संयोजन, विस्तार, क्रम निर्धारण आदि में उन्होंने किया है, इसीलिए यह नामकरण उन्होंने किया है शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। रीति नहीं तो शास्त्रीय पद्धति पर उन्होंने अपने काव्य का संयोजन किया है, ऐसा इनका कहना है, इसलिए उन्होंने शास्त्रीय मुक्तक परंपरा ऐसा नाम दिया है। परंतु इस पर भी आक्षेप है, जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है, वहाँ घनानंद जैसे स्वच्छंद धारा के कवियों ने अपने हृदय की स्वच्छंद और सहज प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति की है, इसलिए यह नाम भी मान्य न हो सका। अगले विद्वान हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। उन्होंने भौतिकवादी साहित्य, शायद इस काल की जो मुगलों की परंपरा रही है, विलासी जीवन जीने की परंपरा रही है, या विलासी जीवन वह जीते थे, भौतिक सुख संपन्न जीवन जीते थे, इसी को आधार बनाकर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने इसे भौतिकवादी साहित्य नाम दिया है। और इस साहित्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण भी हमें मिलता है, इसीलिए वह आधार बताते हैं इस प्रकार। रीतिकालीन साहित्य में होने वाले भौतिक दृष्टिकोण की प्रधानता को देखकर इसे यह नाम दिया है। इसमें पारलौकिकता या मोक्षादि की चिंता न होकर भौतिक जीवन को ही महत्वपूर्ण माना है। अर्थात तत्कालीन जो मुगल शासक थे वह केवल विलासीपूर्ण जीवन जी रहे थे और इसी का ही चित्रण इस काव्य में मिलता है, इसलिए उन्होंने भौतिकवादी साहित्य इसे नाम दिया है, परंतु यह कोई तथ्य नहीं रखता। हमारे अगले महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और वह रूढ़ भी हो गया है, वह नाम है रीतिकाल। उन्होंने यह नाम क्यों दिया, इसका वह कारण बताते हैं। तत्कालीन काव्य पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर यह नाम दिया है, रीति विशेष। आचार्य वामन जी ने रीति की परिभाषा इस प्रकार दी है, विशिष्ट पदरचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पदरचना को रीति कहा गया है। रीति काल में प्रयुक्त ये जो रीति शब्द है वह काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका सामान्य अर्थ है काव्य के विभिन्न अंगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना, इसे ही रीति पद्धति कहा जाता है। काव्य के विभिन्न अंगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना, इसे ही क्या कहते हैं, रीति पद्धति कहते हैं। इस युग के लगभग सभी कवियों ने रीति पद्धति पर काव्य रचना की है, इसीलिए यह नामकरण स्वीकार किया गया है और यह नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास में रूढ़ भी हो गया है। लक्षण ग्रंथ जो है ये रीति काल के अंतर्गत लिखे गए हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित लिखे गए ग्रंथ। काव्य शास्त्र के